सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। चंचल कैसी हो चंचल? मैं अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हाँ है। लेकिन वैसे हमारी मुलाकात होती रहती है और जब इतने सारे विषयों को लेकर के जब हम मुलाकात करते हैं तो थोड़ी चर्चा जो होती है उससे भी थोड़ी नज़दीकियाँ आती है। और वैसे भी हम अपनी सखियों से भी ऐसे कई विषयों पर चर्चा करते हैं जो रोज़मर्रा के जीवन के लिए आवश्यक है या फिर हमारे जीवन से जुड़ी होती है, नहीं तो हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करती है। ऐसी भी कई चीज़ें, तो आज भी ऐसी ही कुछ बातें हम करेंगे। जब सखियां या हमारे जो भी सुनने वाले लोग हैं जब काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के सहयोग से जब हम काम करते हैं तो वो काम आसान भी हो जाता है और उसका जो कहते हैं उसका जो फल मिलता है वो भी बहुत और करने जल्दी मिलते हैं, करने में भी मजा आता है ना। कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो एक दूसरे का जो साथ मिलता है बातचीत में, कहते भी है ना कि साथ में चलने से मंजिलें आसान हो जाती है, वैसे ही काम भी आसान हो जाता है। तो मिलजुल कर काम करने का क्या महत्व है, एक दूसरे के सहयोग का क्या महत्व है, ये आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत आज हम धाविका पीटी उषा की बात करेंगे। और भी कुछ विषय हैं बिल्कुल। और मंगलवार के दिन हम करियर की बात करते हैं तो वेटनरी डॉक्टर किस तरह बन सकते हैं, यानी कि पशु पक्षियों का इलाज अगर आप करना चाहते हैं, उन्हें सेवाएं देना चाहते हैं, उनके साथ लगे रहना चाहते हैं तो पशु चिकित्सक बनके ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी सखी सहेली में देंगे। और जहाँ तक व्यक्तित्व की बात है तो व्यक्तित्व का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे पूरे जीवन में। और इसके लिए हर व्यक्ति ये सोचता है कि किसी भी तरह से व्यक्तित्व में कैसे निखार लाया जाए। और खासतौर से जो युवा वर्ग है नौकरी पाने के लिए जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू होते हैं और वहाँ व्यक्तित्व का जो है इतना महत्वपूर्ण योगदान होता है नौकरी दिलाने में या नहीं दिलाने में। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे उसमें निखार लाया जाए या फिर किन किन बातों का ख्याल रखा जाए कि व्यक्तित्व थोड़ा सा आकर्षक लगे। तो आपने जिक्र किया था मंजू जी की पीटी उषा की बात हम करेंगे। तो पीटी उषा दुनिया का देश का एक बहुत जाना माना नाम है और ये वो नाम है जिसे किसी परिचय की जरूरत भी शायद अब नहीं है। बिल्कुल नहीं। पीटी उषा एक ऐसी महान एथलीट हैं जिन्होंने 1979 से लेकर आगे लगभग 2 दशकों तक भारत को अपनी प्रतिभा के चलते बहुत ज्यादा सम्मान दिलाया। और इन जो बहुत तेज दौड़ने वाली है जो महिला थी इनका मुकाबला ही नहीं था उस जमाने में। तो बिल्कुल। और आज भी अगर सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान का नाम पूछा जाता है ना तो सबसे पहले उनका ही नाम हमें याद आता है। और 80 के दशक में तो बच्चा बच्चा पीटी उषा का नाम लेता था और ये दुनिया की बहुत फेमस और सफल महिला एथलीट में से एक हैं। आज भी हिंदुस्तान में पीटी उषा का नाम एथलेटिक्स का पर्याय बना हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे भी याद है अगर बचपन में बच्चे दौड़ते भी नजर आए, खासतौर पे लड़कियां, तो लोग यही कहते थे अरे पीटी उषा बनोगी क्या। हाँ बिल्कुल। यानी कि दौड़ना और पीटी उषा ये एक ही बात के यानी कि दो सिक्के के दो पहलू है ना, उस तरह से होता था, है ना। बिल्कुल। और अपने असाधारण प्रदर्शन के चलते पीटी उषा क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक और पयोली एक्सप्रेस इन नामों से भी वो जानी गई हैं शुरू से जब ये खेलने लगी थी। पीटी उषा आज केरल में एक एथलीट स्कूल चलाती हैं जहां वे अपनी प्रतिभा और अनुभवों का ज्ञान दूसरे बच्चों को देती हैं ताकि भविष्य में चलकर ये भी उन्हीं की तरह नाम कमा सकें और एक महान एथलीट बन सकें। हाँ। और पीटी उषा का पूरा नाम है पिल्लावुलकंडी थेक्के पारंबिल उषा। उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में हुआ था। अब देखिए पयोली गांव से ये थी इसीलिए इन्हें पयोली एक्सप्रेस कहा गया। और इनके पिता का नाम EPM पैतल है और माताजी का नाम है टीवी लक्ष्मी। पीटी उषा का बचपन में बहुत स्वास्थ्य खराब था लेकिन इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल के दिनों में ही अपनी सेहत में सुधार कर लिया और लोगों को इनके अंदर एक महान एथलीट की छवि दिखाई देने लगी। यानी शुरू से ही ये पता चल गया था कि ये कुछ ऐसा कर लेंगी।
और पीटी उषा बताती हैं कि इन्हें बचपन में से ही दौड़ना बहुत पसंद था। उनके जो चाचा जी थे वो स्कूल में ही टीचर थे, इसलिए खेल की दुनिया में जाने के लिए जब इजाजत किसी महिला को लेनी होती है, किसी बच्ची को लेनी होती है, तो उस चीज के लिए ज्यादा संघर्ष इन्हें नहीं करना पड़ा। बस एक बड़ी आसानी से आज्ञा मिल गई और पिताजी माताजी को आसानी से इन्होंने मना लिया। पीटी उषा ने दौड़ने की शुरुआत तब से की जब वो चौथी कक्षा में पढ़ा करती थी। उनके शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने पीटी उषा को जिले के चैंपियन से मुकाबला करने को कहा और ये जिला चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ा करती थी। उषा ने उस रेस में जिला चैंपियन को भी हरा दिया, मतलब वो इतनी प्रतिभाशाली थी। और अगले कुछ सालों तक वो अपने स्कूल के लिए जिला स्तर पर मुकाबले जीतती रही। हाँ, क्या बात है। और उषा के परिवार ने न केवल उनका समर्थन किया बल्कि ट्रेनिंग के दौरान उनका हौसला भी बढ़ाया। पीटी उषा उन दिनों के बारे में बताती हैं कि उनके पिता उस जगह आया करते थे जहां वो अभ्यास करती थी। कई बार वो रेलवे लाइन के साथ साथ धूल भरे रास्तों पर भी दौड़ने जाती थी और वहां से गुजरती हुई गाड़ियों के साथ रेस लगाया करती थी। पीटी उषा को समंदर किनारे दौड़ना भी बहुत अच्छा लगता था, यानी जहां भी जैसे भी मौका मिले दौड़ना और प्रैक्टिस करना, ये उनका मकसद बन गया था। और जब वो इस तरह से प्रैक्टिस किया करती थी, दौड़ लगाया करती थी, तो शुरू में तो लोग उन्हें देखकर बड़े हैरान हुआ करते थे। और ये वो साल था जब शायद 1978 या 79 का समय रहेगा, तो जब वो समंदर के किनारे दौड़ लगाती थी तो उन्हें देखने के लिए, दौड़ लगाता हुआ देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां बीच पर इकट्ठे हो जाया करते थे। वो पीटी उषा की मदद भी करते थे और उनका हौसला भी बढ़ाया करते थे। पीटी उषा जो थी वो तैरना नहीं जानती थी और पानी के नजदीक जाने से थोड़ा सा डरती भी थी। तो जो आसपास के लोग थे और जो समंदर के किनारे आया करते थे उनको देखने के लिए, वो उनकी हिफाजत भी किया करते थे। अरे वाह, क्या बात है। और 1976 में केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। तब वे केवल 12 साल की थी और उन 40 महिलाओं में से थी जिनका चयन यहाँ ट्रेनिंग के लिए हुआ था। इनके पहले कोच O.M. नंबियार थे, वो कोच जिन्होंने पीटी उषा की जिंदगी बदल दी। और नंबियार को पीटी उषा में एक अलग ही चमक दिखी। उन्होंने उषा को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें प्रशिक्षण देकर एक जबरदस्त एथलीट के रूप में तैयार किया। तो ये तैयारी तो हो गई, लेकिन उसके बाद उनकी सफलता का सफर शुरू हुआ। तो उस सफर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत हम सुन लेते हैं। नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, तीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, उनका रवाज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, पिसना यूं ही, पिसना यूं ही, पिसना यूं ही, पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए।
लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों गीतों में। रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। दस है ना मत है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया, चक दे चक दे गिरिया। तो हम बात कर रहे थे पीटी उषा के बारे में कि उन्होंने किस तरह से तैयारी शुरू कर दी थी, और उसके बाद क्या हुआ कि पहले जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और आखिर में राष्ट्रीय स्तर पर पीटी उषा का प्रदर्शन दिनों दिन निखरता गया। और 1979 में पीटी उषा पहली बार लाइमलाइट में आई जब उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती। 1980 में केवल 16 बरस की उम्र में पीटी उषा ने मॉस्को में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। 4 साल बाद वो किसी ओलंपिक खेल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई थी। मंजू जी, पीटी उषा ने एथलीट के तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1980 में कराची में हुए पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट से की थी। इस एथलीट मीट में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम किए थे। उस समय वे मात्र 16 साल की थी और इस छोटी सी 16 साल की लड़की ने अपने देश का गौरव किसी अन्य देश में नहीं, पाकिस्तान में जाकर बहुत ऊंचा कर दिया था। हाँ। इसके बाद 1982 में पीटी उषा ने वर्ल्ड जूनियर इनविटेशन मीट में हिस्सा लिया और 200 मीटर की रेस में इन्हें गोल्ड मेडल और 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ इन्हें। इसके बाद 1 साल बाद ही कुवैत में हुए एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पीटी उषा ने 400 मीटर की रेस में एक नया रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल भी जीता। बिल्कुल। और इसके बाद पीटी उषा ने अपने परफॉर्मेंस में और अधिक सुधार के लिए और प्रयास किए और 1984 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी वो जमकर करने लगी। 1984 में लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक में पीटी उषा ने सेमीफाइनल के पहले राउंड की 400 मीटर की दौड़ को अच्छे से समाप्त कर लिया, लेकिन इसके फाइनल में वे बहुत कम मार्जिन से पीछे रह गई और उनको मेडल नहीं मिल पाया। लेकिन जिस मैच की आप बात कर रही हैं, ये मेडल नहीं मिला, लेकिन मैच जो था वो रोमांच से भरपूर रहा उनका। यानी इसके बाद से लोगों ने मार्क करना शुरू किया कि ये भी कोई हस्ती है, यानी भले ही उसे मेडल मिले या ना मिले, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो लोगों के दिलों में अंकित हो जाती है। तो वो परफॉर्मेंस की बहुत जानदार रही और चौथे नंबर पर ये रही उसमें। इसके बावजूद पीटी उषा अपने देश की नजर में हमेशा एक नायिका के तौर पर रही तब भी, क्योंकि ये ओलंपिक में जाना और मेडल जीतना ये भी उस समय अगर देखा जाए तो एक बहुत ही दुर्लभ ख्वाब जैसा था। और उनको ये जीत हासिल नहीं हुई, फिर भी पीटी उषा के लिए ये उपलब्धि जो थी ये अपने आप में बहुत बड़ी थी, क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब कोई महिला एथलीट ओलंपिक के किसी फाइनल राउंड तक पहुंच पाई थी। उन्होंने केवल 55.42 सेकंड में इस रेस को पूरा किया था और आज भी एक ये रिकॉर्ड माना जाता है। और 1985 में पीटी उषा ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां इन्होंने 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1986 में 10वें एशियन गेम्स जो सियोल में खेले गए थे, वहां 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर बाधा और 4x400 मीटर रिले रेस में हिस्सा लिया, जिसमें चारों में ही पीटी उषा विजयी रही और गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया। 1986 के सियोल एशियाई खेलों गोल्ड मेडल की बरसात कर दी थी उन्होंने, और एक ही इवेंट में एक ही एथलीट द्वारा इतने मेडल जीतना
अपने आप में एक रिकॉर्ड था जिसे महान पीटी उषा ने अपने नाम कर लिया था। सियोल एशियाई खेलों में भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे और इनमें से 4 स्वर्ण पदक अकेले उषा ने हासिल किए थे। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। बहुत बड़ी बात है। और 1988 में सियोल में ओलंपिक्स गेम का आयोजन हुआ जहां पीटी उषा हिस्सा लेने गई थी। और लेकिन इस वक्त हुआ ये कि इनके पैर में चोट लग गई। अब पीटी उषा का जज्बा ऐसा था कि चोट लग गई लेकिन वो फिर भी खुद को खेलने से रोक नहीं पाई और उन्होंने अपने हर गेम में हिस्सा लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई थी तो वो प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कर पाई और इस दौरान एक भी मेडल वो अपने नाम नहीं कर पाई। बिल्कुल, लेकिन चाहे मेडल मिले या ना मिले, लेकिन किसी भी खिलाड़ी का जो जज्बा होता है, जो हौसला होता है, वो उसे जीत दिलाता है। तो मन से तो वो जीत ही गई थी, समझ लीजिए। और पीटी उषा 1989 यानी 1989 में अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करके जबरदस्त तैयारी के साथ दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट में गई, जहां उन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते। ये वो समय था जब पीटी उषा अपने रिटायरमेंट की घोषणा करना चाहती थी, लेकिन सभी ने उन्हें अपनी एक आखिरी पारी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद उषा ने 1990 में बीजिंग एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया। इस इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होने के बावजूद पीटी उषा ने 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। बिल्कुल ऐसी खिलाड़ी थी पीटी उषा। और 1990 में बीजिंग खेल में हिस्सा लेने के बाद पीटी उषा ने एथलेटिक्स से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। 1991 में यानी कि 1991 में उन्होंने श्रीनिवासन के साथ शादी कर ली और शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया। इस तरह उनके कोच नाम्बिया ने उषा का करियर संभाला। इसी तरह से जो उनके पति थे उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही उनके जीवन को संवारने और निखारने में। पीटी उषा अपने पति वी श्रीनिवासन के बारे में बताती हैं कि उन्हें भी खेलों में बहुत दिलचस्पी थी क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी थे, वो कबड्डी खेला करते थे। उन्होंने हर काम में अपनी पत्नी का यानी पीटी उषा का हौसला बढ़ाया। वो चाहते थे कि उषा हमेशा अच्छा प्रदर्शन करें, इसलिए केवल उन्हीं की वजह से पीटी उषा ने खेल की दुनिया में वापसी भी की। और यहाँ एक बात और हम अपनी सखियों से कहना चाहते, पीटी उषा के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इन्हीं बातों में बहुत सारी ऐसी बातें छुपी होती है जो हम सबके लिए भी एक प्रेरणा का काम करती है कि उनके पति ने उनका साथ दिया, उनको प्रोत्साहन दिया खेलने के लिए, उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहित किया जब वो चाहती थी कि अब वो छोड़ दें खेलना, लेकिन फिर भी तो खेली वो। तो कहने का मतलब यह है कि घर की तरफ से, पति की तरफ से, पिता की तरफ से, भाई की तरफ से जब प्रोत्साहन मिलता है महिलाओं को तो वो आगे बढ़ने में फिर कोई कसर नहीं छोड़ती है और फिर से एक लगन के साथ, उत्साह के साथ में उस कार्य में लग जाती है। तो हमारा ये कहना कि अगर आपके घर में भी किसी महिला में अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रतिभा है तो उसे बढ़ाने में उसका सहयोग करें। बिल्कुल, तो हम उनकी वापसी की बात कर रहे थे। तो 1998 में अचानक सबको चौंकाते हुए 34 साल की उम्र में पीटी उषा ने एथलेटिक्स में वापसी कर दी और इन्होंने जापान के फुकुओका में आयोजित एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट में हिस्सा लिया। इस खेल के प्रदर्शन के दौरान पीटी उषा ने 200 मीटर, 400 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीते और 34 साल की उम्र थी उस वक्त पीटी उषा की। तो उन्होंने 200 मीटर रेस में अपनी जो खुद की टाइमिंग थी उसमें बड़ा सुधार किया और एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी कायम कर दिया, जो ये दर्शाता था कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। और सबको ये भी मालूम चल गया था कि एथलीट पीटी उषा के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। एथलीट का जो टैलेंट है वो उनमें बहुत ज्यादा था, ये पता चल गया सबको। और सन 2000 में फाइनली पीटी उषा ने एथलेटिक्स जो खेल है इससे संन्यास ले लिया और संन्यास लेने तक वो भारत के लिए लगभग 103 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत चुकी थी। 103 अंतरराष्ट्रीय मेडल, ये जीतना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। और एथलेटिक्स के खेल के प्रति उनके प्रयास और उत्कृष्ट सेवा, साथ ही राष्ट्र का नाम ऊंचा करने के लिए पीटी उषा को 1984 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1985 में देश के चौथे बड़े सम्मान पद्मश्री से उनको नवाजा गया और इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पीटी उषा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया। 1985 में जकार्ता में हुए एशियन एथलीट मीट में पीटी उषा ने उनके बेहतरीन खेल के लिए ग्रेटेस्ट विमेन एथलीट का खिताब जीता। बेस्ट एथलीट के लिए पीटी उषा ने को सन 1985 और 86 में वर्ल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था और 1986 में एशियन गेम्स के बाद एडिडास गोल्डन शू अवार्ड
फॉर द बेस्ट एथलीट का खिताब भी उनको दिया गया था। हाँ, और उनकी अगर अन्य उपलब्धियों की हम बात करें तो 1977 में कोट्टयम में राज्य एथलीट बैठक में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 1980 में मास्को ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया। पहली महिला एथलीट बनी वो जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची। और 16 साल की उम्र में पीटी उषा ने 1980 के मास्को ओलंपिक में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वे सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट बन गई थी। लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली महिला एथलेटिक्स जिसने 400 मीटर प्रतिस्पर्धा में बाधा दौड़ में वो गई, जहां पीटी उषा ने 55.42 सेकंड का एक रिकॉर्ड बना दिया था, जो आज भी इंडियन नेशनल रिकॉर्ड है। 3 ओलंपिक खेलों में वो हिस्सा ले चुकी है। अब पीटी उषा ने ओलंपिक में मेडल जीतने की जो चाहत रखते हैं उन युवा खिलाड़ियों के लिए एक ट्रेनिंग देने के लिए एक एकेडमी शुरू कर दी है अपनी, जिसका नाम है उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स। और ये जो उनका स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल है, ये केरल के कोझिकोड जिले में किनालूर पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। आज ये एकेडमी युवा एथलीटों की ट्रेनिंग के लिए एक बेहतरीन संस्थान के तौर पर जानी जाती है। इस स्कूल की शुरुआत करना उषा के लिए एक सपने जैसा था और इसके जरिए वो खेलों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी, जिस खेल ने जीवन में उनको भी बहुत कुछ दिया था। बिल्कुल। और लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मनचाही सफलता न मिलने के बाद वो ट्रेनिंग करने के लिए हर साल 3 महीने के लिए लंदन जाया करती थी। उन्होंने वहाँ जो सुविधाएं देखी वो दिलचस्प थी, तभी से उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अगर उन्होंने कभी अपना स्कूल खोला तो उसमें ऐसी ही सुविधाएं वो देंगी। वहीं से उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स का विचार उनके मन में आया था और जो उन्होंने पूरा भी किया। और उनके जो पति हैं श्रीनिवासन, वो इस एकेडमी को चलाने के लिए उनका पूरा सहयोग करते हैं। उनकी निगरानी में सारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग भी होती है और कुदरत की छांव में उन सबको गाइडेंस मिलता है। वे सभी एथलेटिक्स जो आते हैं वहां पर वो ट्रैक पर ट्रेनिंग करते हैं और पीटी उषा की प्रतिभा के लिए समस्त देशवासी उनका सम्मान करते हैं और उनके प्रोफेशनल जज्बे को हम सलाम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और पीटी उषा के जीवन से यही सीख हमें मिलती है कि सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है और वो है कड़ी मेहनत। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाएं चमत्कार कर सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा कि मेहनत तो अपनी जगह है ही, लेकिन घर के लोगों का सहयोग जो होता है वो भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरी जान वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। जवा मैं भी हूँ, छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जवा तुम हो जवा मैं भी हूँ। हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। हो जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो
रसा, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। जवा कई है लेकिन जहां में कोई तुमसी हंसी नहीं है, हम क्या करें? तुम्हें मिलूं मैं इसका तुम्हें यकीन है, हमको यकीन नहीं है, हम क्या करें? ऐसे नहीं खुलो जरा देखो औकात, किसी का तो देना होगा, दे दो मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वो नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। ला 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 ला। तो गाना हमने सुन लिया चंचल, और जहाँ आप हैं वहाँ मैं भी हूँ। तो देखिए, हमारे एक श्रोता का कमेंट में पढ़ती हूँ। फेसबुक पर इन्होंने लिखा है कि पशु चिकित्सा और पशु चिकित्सक बनना एक बेहतर पसंदगी का करियर है। जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज है, तो काफी नजदीक से इसके बारे में देखने को मिला है। 12वीं विज्ञान विषय के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में पास कर दाखिला पाया जाता है और हमारे यहाँ 5 साल में इस कोर्स को पूरा किया जाता है। अबोल जीवों के जीवन और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करके उन्हें अच्छी तरह से किस तरह संभाला जा सकता है और कृषिकार के जो मवेशी हैं उनको भी बचाने में ये सहायक हो सकता है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। आगे लिखते हैं कि पशु चिकित्सक के रूप में सरकारी और गैर सरकारी सभी चिकित्सालय में आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर ये डिग्री कोर्स, डिप्लोमा करके वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल रिसर्च सेंटर, डेयरी फार्म, शिक्षण संस्थान, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ब्रीडिंग संस्थान, बहुत तरह के एनिमल सेक्टर हैं जहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, भविष्य में भी और वर्तमान में भी। बिल्कुल। तो इन जो भी हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कमेंट, उनको धन्यवाद देते हैं। और चूंकि आज मंगलवार है, प्रत्येक मंगलवार को हम करियर की बातें करते हैं, तो पशु चिकित्सक किस तरह से बना जा सकता है, उसमें भी करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं, तो उस विषय पर आज हम आपके लिए थोड़ी सी जानकारी लेकर आए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व में सबसे ज्यादा पशु पक्षी पाए जाते हैं। इनमें पालतू और जंगली दोनों प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। इतनी भारी संख्या में पशु होने के बावजूद हमारे देश में पशु चिकित्सक यानी कि वेटरनरी डॉक्टर की काफी कमी है। समय के साथ मौसम और जलवायु में आए बदलाव के कारण पशु पक्षी भी बहुत सी गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं और इनके इलाज के लिए पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके लिए अगर आप इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, पशु चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो किस तरह से आगे जाएं, ये अब हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल, जो भी लोग हैं पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं, उनके दर्द को और बीमारी को समझते हैं, उनको दूर करने की चाहत भी रखते हैं, तो वो लोग हैं जो वेटरनरी डॉक्टर के प्रोफेशनल के लिए बहुत सही साबित हो सकते हैं। उन्हें जरूर अपनाना चाहिए इस प्रोफेशन को। और वेटरनरी साइंस या पशु चिकित्सा विज्ञान पशु पक्षियों में होने वाली बीमारियां, उनको पहचानना, उनके ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ विज्ञान है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारी संभावना है इसमें आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। और पशु चिकित्सा विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। इसमें पशुओं से संबंधित तमाम तरह की जानकारी दी जाती है। इसमें उनकी शारीरिक संरचना, उनका व्यवहार करने का ढंग और उनमें होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। उनकी जीवन क्रिया और रहन सहन की जानकारी भी इस अध्ययन का हिस्सा होती है। पशु चिकित्सा विज्ञान में बायोकेमिस्ट्री,
एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोसर्जरी, न्यूट्रिशन, मेडिसिन जैसे कई विषयों का अध्ययन करवाया जाता है। और मंजू जी, जब से इंसानों का अस्तित्व रहा है तब से वो पशुओं का, उनको पालने का शौक भी रखते आए हैं। शौक भी रखते हैं और चंचल मुझे लगता है जरूरत भी है। बिल्कुल, जरूरत भी है। जैसे खेती बाड़ी में जरूरत पड़ती है पशुओं की, फिर उसके बाद में दूध के लिए भी हम पशुओं पर निर्भर होते हैं। तो ऐसी कई वजह हैं जिसकी वजह से हमें भी उनकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और बहुत पहले के जमाने में आवागमन के इतने साधन नहीं होते थे, तो माल ढोने के लिए भी उनकी जरूरत पड़ती थी, सवारी करते थे उनकी, तो ये सब वजह थी कि हमें उनकी आवश्यकता होती थी। बिल्कुल, इस दृष्टि से शुरू से उनका पशुपालन किया जाता रहा है हमारे देश में। और एक पशु चिकित्सक के रूप में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, हमारे जो भी सुनने वाले हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, तो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करके अपना ये सपना पूरा वो कर सकते हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान भी मानव चिकित्सा विज्ञान जैसा ही है। फर्क इसमें सिर्फ इतना ही है कि पशु पक्षी अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं सकते, इसमें आपको खुद पता लगाना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपनी शिक्षा और अनुभव के जरिए आप इस चीज के भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो भी बोल नहीं सकता है, लेकिन हमें डॉक्टर को खुद को पहचानना पड़ता है कि भाई बच्चा अगर रो रहा है तो उसको क्या तकलीफ हो सकती है। तो उसी तरह से पशु भी होते हैं, वो भी बोल नहीं सकते, तो डॉक्टर को खुद पता लगाना होता है कि भाई आखिर बीमारी क्या है, और इसीलिए वो वेटरनरी डॉक्टर हैं। एक वेटरनरी डॉक्टर को पशु पक्षियों की बीमारी का पता लगाकर उनका इलाज करना होता है। इसके अलावा पशुओं का टीकाकरण, सर्जरी और उनके ऑपरेशन करना भी उनका काम है। फार्म पर रहने वाले पशुओं की देखभाल और इलाज जैसे बहुत से काम, जैसे समय समय पर उनके सारे टेस्ट लेना वगैरह भी करने होते हैं। पशुओं में होने वाले संक्रमण को रोकने का कार्य भी पशु चिकित्सक का होता है। अब बात यह आती है कि इस फील्ड में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर एक वेटनरी डॉक्टर कोई भी बनना चाहता है, अपना भविष्य संवारना चाहता है इस फील्ड में आकर, तो डिग्री डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के लिए उम्मीदवार का विषय विज्ञान के भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विषयों में उसका 12वीं पास होना जरूरी होता है। कहीं कहीं अंग्रेजी भी प्रवेश परीक्षा के लिए एक अनिवार्य विषय हो सकती है, और इसके लिए कम से कम 50% अंक होने चाहिए। प्रवेश के समय उम्मीदवार की उम्र कम से कम 17 साल की होनी चाहिए। बिल्कुल। और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके लिए कम से कम 50% अंक होने चाहिए। आमतौर पर इसमें भी उम्मीदवार का चयन प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही होता है, और कहीं कहीं स्नातक स्तर के अंकों के आधार पर भी प्रवेश दिया जाता है। स्नातक स्तर पर इस पाठ्यक्रम में प्रवेश 2 प्रकार से हो सकता है। तो पहला तरीका ये है कि अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन भारतीय पशु चिकित्सा परिषद करती है। इसके द्वारा उम्मीदवारों को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों या संस्थानों में प्रवेश मिलता है। हर एक महाविद्यालय में 15% सीटें परिषद के द्वारा भरी जाती हैं, जिसमें चयन अंकों के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल। और प्रवेश का जो दूसरा तरीका है वो है प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थान भी करते हैं। इनमें भी चयन प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर ही होता है। ज्यादातर सीटें उसी राज्य के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रहती है। इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा सीधे संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद इस परीक्षा का आयोजन नहीं करती है। और वेटरनरी साइंस में बैचलर डिग्री कोर्स में प्रवेश परीक्षा का आयोजन वेटरनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी VCI के द्वारा हर साल मई और जून के महीने में किया जाता है। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए 15% सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, जबकि बाकी सीटों पर उसी राज्य के उम्मीदवारों के लिए उनको सुरक्षित रखा जाता है जिस राज्य में ये संस्थान है। बिल्कुल। और इसके लिए जो प्रमुख कोर्स हैं उनकी बात करते हैं। इस फील्ड में कई तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं, जो कि इस प्रकार से हैं कि पहला है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये 5 साल की डिग्री कोर्स है। दूसरा है डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मेसी, ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। तीसरा है मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस, ये 2 साल का डिग्री कोर्स है। और चौथा है PhD इन वेटरनरी साइंस, ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। पशु चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम एलोपैथी पर आधारित होते हैं मंजू जी, और स्नातक और
और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तर पर ये पाठ्यक्रम 5 साल के हैं, जिसे 10 सेमेस्टरों में बांटा जाता है। हाँ। शुरू के 3 सेमेस्टरों में प्राकृतिक विषयों की जानकारी दी जाती है और इसके बाद पशु चिकित्सा का अध्ययन करवाया जाता है। पढ़ाई के दौरान आधे से ज्यादा काम प्रैक्टिकल के रूप में यानी कि प्रायोगिक रूप में किए जाते हैं। बिल्कुल। और इस पढ़ाई में लेक्चर, प्रयोग, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पशुओं की समस्या दूर करना, पशु चिकित्सालय में काम करना, ये सभी शामिल है। 5 वर्ष के अध्ययन काल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड हस्बेंड्री की उपाधि भी MBBS के बराबर मानी जाती है। और जब ये पढ़ाई कर ली आपने पूरी, इसके बाद ये आता है कि अब रोजगार कहाँ मिलेगा, तो हाँ। इसके बारे में भी हम बताते हैं। इस पाठ्यक्रम को करने के बाद रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में आमदनी के अधिक अवसर के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी है, क्योंकि आप किसी अबोध जीव को बचाने के प्रयास बिल्कुल करते सेवा कर हैं। रहे हैं। हाँ। तो आप यहाँ राज्य सरकार के अधीन पशु चिकित्सालय और टीका संस्थानों में पशु चिकित्सा अधिकारी बन सकते हैं या PCS अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। भारतीय सेना, सुरक्षा बल, इनमें भी आपको काम मिल सकता है। केंद्रीय प्रजनन फार्म जैसे होते हैं, गौ फार्म है, मुर्गी फार्म है, यहाँ पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। बिल्कुल। और लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य समान सेवाओं में रोजगार के अवसर के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो में खोजी कुत्तों के इलाज के लिए भी वेटरनरी डॉक्टर की नियुक्ति होती है। इसके अलावा बीमा कंपनी, डेयरी फेडरेशन और डेयरी विकास बोर्ड, अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अस्तबल, पशुओं की औषधि और टीका बनाने वाली कंपनियां, पशु आहार बनाने वाली कंपनियां और ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले निजी पशु चिकित्सालयों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। तो यानी कि अवसर बहुत सारे हैं। और मंजू जी, कई देशों में इसकी जो रिसर्च फेलोशिप है उसकी भी जरूरत होती है, जिसे पूरा करके उसी देश में रहकर आप वहां पर अच्छा वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारे कार्य करने के अवसर आपको अन्य देशों में भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो अगर आपको इस क्षेत्र में रुचि है, आपको पशुओं से प्रेम है, तो जरूर आप पशु चिकित्सक बन सकते हैं। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं एक गीत सुनते हुए। जी। ओ
तो बड़ा मीठा प्यारा सा एक ये गीत था। और जब हम कोई काम करते हैं ना चंचल, तो मिलजुल कर काम करने से उसमें भी कितनी मिठास आ जाती है। ये आज हमारी बातचीत का थोड़ा सा विषय रहेगा कि मेहनत और मिलजुल कर काम करने के महत्व को जो समझ जाता है वो अवश्य ही जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, बगैर मेहनत के तो रोटी का निवाला भी हमारे मुंह में नहीं जा सकता है ना। बिल्कुल, कोई खाना तैयार करके दे दे तो भी उसे खाने की मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। और हमारे जीवन में लक्ष्य चाहे कोई छोटा सा है या कोई बहुत बड़ा है, अगर उसे हासिल करना है तो इसके लिए मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। और साथ ही सबके सहयोग की जरूरत भी हमें पड़ती रहेगी, जरूरत के मुताबिक। और सबके साथ मिलकर जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो कठिन काम है वो भी बड़ी सुगमता से हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है। और जब कोई किसान भी अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने की इच्छा रखता है तो उसके लिए भी वो घर के सदस्यों की मदद लेता है या अपने गांव के लोगों की मदद लेता है, अपने सभी बड़े बुजुर्गों की सलाह लेता है और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप उसे सफलता भी मिलती है। समय आने पर उसके खेत में बहुत अच्छी फसल लहलहाती है और ये सब सबके साथ की वजह से ही संभव हो पाता है। वैसे अगर एक व्यक्ति करे तो उससे कठिनाइयां कुछ और बढ़ जाती है, लेकिन वही काम अगर मिलजुल कर करते हैं, घर के प्रत्येक सदस्य साथ में होते हैं तो सुगम हो जाता है वही काम। इसीलिए एक कहावत कही गई है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। हाँ। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। अभी जीवन में जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यावसायिक हो, कोई भी क्यों ना हो, साथ चलकर मंजू जी जब हम काम करते हैं तो इसमें समय समय पर बहुत अच्छे और दूरगामी परिणाम हमें मिलते हैं। मेहनत और मिलजुल कर जब हम काम करते हैं तो जीवन के पथ पर बहुत सारे अनेक मसले भी, उस काम के अलावा जो अन्य मसले हैं वो भी हल हो जाया करते हैं। हाँ, और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, एक न एक दिन काम आती है। यदि हमें जीवन में अपना लक्ष्य हासिल करना है तो मेहनत करनी होगी। और सहयोग करने का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को अधिक लोगों द्वारा मिलकर, किसी भी काम को एक से अधिक लोगों द्वारा पूरा करते हैं तो वो सहयोग कहलाता है। और सहयोग सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें हम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए ज़रूर हमें किसी न किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है। सहयोग माता पिता से भी हमें मिल सकता है, भाई बहन से भी हमें मिल सकता है, दोस्तों से भी हमें सहयोग मिलता है। और अगर हम किसी दफ्तर में काम करते हैं तो जो हमारे सहकर्मी होते हैं उनसे भी हमें सहयोग मिलता है और इन सब की सहायता से हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक बात और याद रखनी है कि सहयोग केवल लेना ही नहीं है, देना भी है। क्योंकि जब हम देते हैं तभी हम लेने की इच्छा रख पाते हैं या मिलने की आशा हम कर पाते हैं। और सहयोग की भावना जो है लोगों के बीच में प्रेम, सद्भावना, परोपकार, इन सारी भावनाओं को भी जन्म देती है। जीवन में हम छोटे मोटे जीव जंतुओं से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे मधुमक्खियां हैं, अगर हम उस जीव की बात करें तो वो हमेशा मिलकर काम करती हैं। जो शहद इकट्ठा करने का उनका काम है, अकेली एक मधुमक्खी नहीं करती, बहुत सारी मधुमक्खियां मिलकर इस काम को करती हैं। इसी तरह से चींटियां हैं, जब वो दाना इकट्ठा करती हैं, जब बारिश का मौसम आने वाला होता है तो वो भंडार पूरा इकट्ठा कर लेती हैं। तो वहां भी सारा काम मिलजुल कर किया जाता है। हाँ, और जब मिलजुल कर बात करने की बात आती है ना तो इन दोनों का उदाहरण दिया जाता है कि जो सहयोग की भावना और मिलजुल कर काम करने की जो भावना है वो इन लोगों से हम सीख सकते हैं। और हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि आज तक संसार में जितना भी विकास हुआ है वो मेहनत और मिलजुल कर काम करने के परिणाम स्वरूप हुआ है। मिलजुल कर यदि मेहनत से काम किया गया तो सफलता निश्चित है। मेहनत के दम पर ही पहाड़ों पर भी रास्ता बन जाता है, हम हवा में भी अपने पंख फैला सकते हैं, कठिन परिश्रम से ही हम समुद्र तल की गहराइयों तक जा सकते हैं। इसीलिए हम आलस्य को त्याग करके जब मेहनती बनेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे तो काम में बहुत ज्यादा थकावट भी नहीं होगी और काम भी तीव्र और शीघ्र पूरा हो जाएगा। परिश्रम सफलता की कुंजी है, इसलिए हमें कड़ी मेहनत करनी है, लगन के साथ हर काम को पूरा करना है। और प्रोग्राम में हम बीच बीच में गीत सुनते हैं। जब गीत भी एक बनता है तो इसके पीछे कितने सारे लोगों का सहयोग होता है, कितने लोगों की मेहनत होती है, तब जाकर कहीं एक गीत, बहुत अच्छा सा गीत सुनने को लोगों को लिखने वाला, संगीत बनाने वाला, फिर जो बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं और गाने वाले, है ना। और फिर इसके बाद में एडिटिंग भी तो की जाती है गाने की, तब जाके कहीं वो गाना तैयार होता है। मुझे क्या कमी है, तेरा साथ
तो चंचल, ये साथ का कमाल है कि अंधेरों में भी रोशनी हमें मिल जाती है ना? तो साथी का कमाल होता है ये। और अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व हमारी पहचान होता है और सभी चाहते हैं कि उनके व्यक्तित्व में निखार आए, और कहते हैं कि काबिल होना जितना ज़रूरी है उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है काबिल दिखना। ये सच है कि हमारे शिक्षित युवा जो रोज़गार की तलाश में निकलते हैं, जितनी मेहनत और तैयारी उन्हें लिखित परीक्षा के संदर्भ में करनी पड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत और तैयारी के साथ साथ सावधानी भी उन्हें बरतनी पड़ती है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के दौरान। और नौकरी पर नियुक्ति करने वाले कंपनी या इंटरव्यू कमेटी जो होती है, वो संबंधित पद के लिए जिस उम्मीदवार का चयन कर रहे होते हैं वो कितना उपयुक्त है या नहीं है, ये व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, चाल ढाल कैसी है, उसमें योग्यताएं क्या क्या हैं और उसकी भाषा शैली कैसी है, सभी बातें व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं और निर्भर करती हैं उस इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार को अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व न सिर्फ दूसरों के सामने हमें प्रभावी बनाता है बल्कि हमारी सफलता भी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। अगर हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है हमारा आत्मविश्वास। कहने का अर्थ है कि हमारी प्रत्येक गतिविधि में हमारा आत्मविश्वास झलकना चाहिए। हमारे चेहरे पर झलकने वाला आत्मविश्वास सामने वाले व्यक्ति को यह जता देता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने सजग और प्रयत्नशील हैं या कितने समर्पित है। लेकिन यहाँ चंचल एक बात और है, आत्मविश्वास हम में तभी आता है जब हम उस कार्य को पूरी मेहनत, लगन और पूरी तत्परता से करें, यानी उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तैयारी अगर हमारी पूरी है तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। और इंटरव्यू के समय कंपनी की इंटरव्यू कमेटी हर एक उम्मीदवार के सामने व्यक्तित्व का आकलन करती है और वो ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि सामने बैठा उम्मीदवार कार्य निष्पादन के समय आने वाली चुनौतियों का सामना करने के काबिल है या नहीं है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत से लोग पढ़ने लिखने में तो बहुत होशियार होते हैं, बहुत काबिल भी होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में भी पारंगत होते हैं, लेकिन उनके उठने बैठने, चलने फिरने और बोलने चालने के ढंग में वो कमियां दिखाई दे जाती हैं जो उनके पद या प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होती है। करियर की दिशा में ये सभी बातें बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए इन सभी बातों का भी ध्यान हमें रखना होगा क्योंकि ये सभी बातें हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। और वो युवा जो अपने करियर को लेकर अभी बिल्कुल नई नई शुरुआत कर रहे हैं या उनकी नई शुरुआत हुई है, जिनके पास अभी तक बहुत सारे अनुभव भी नहीं हैं और वो अपने विषय में तो पारंगत होते हैं, उनका सामान्य ज्ञान भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कहीं किसी काम का अनुभव नहीं होने की वजह से वो बड़ा दबा दबा सा उनका लहजा होता है, तो उनकी काबिलियत को पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आने देता, या फिर आत्मविश्वास की कमी भी होती है क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं है, तो वो किसी अच्छी तरीके से अपनी बात को सबके सामने नहीं रख पाते हैं और उनके करियर में आगे बढ़ने की दिशा में ये चीज बाधा बन जाती है। इसीलिए हमने कहा कि पूरी तैयारी और आत्मविश्वास जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब हम नौकरी के लिए किसी भी कंपनी की इंटरव्यू कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उस समय जिस भी भाषा का प्रयोग हम करें, इस बात का ख्याल रखना होगा कि उस भाषा पर हमारी पूरी पकड़ होनी चाहिए। अगर हम किसी मिश्रित भाषा का प्रयोग भी करते हैं तो भी ये ध्यान रखना होगा कि किस जगह किस भाषा या किस शब्द का प्रयोग उचित रहेगा। और कोई भी साक्षात्कार हो या सामान्य जीवन की दैनिक बातचीत ही क्यों ना हो, आधी अधूरी, अधकची, अधपकी भाषा हमारे अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व को एक तरह से कमजोर बना देती है। सामने वाले पर प्रभाव डालना तो दूर, कई बार हीन भावना का शिकार भी होना पड़ सकता है इन चीजों की वजह से। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए और लोगों के बीच हम कहीं किसी तरह के उपहास का कारण ना बने, वो हमें किसी इस तरह के कोई कमेंट पास ना करें, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए जिस भी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा की पूरी जानकारी रखते हुए अगर हम करेंगे तो वो सही होगा। यानी किसी को भी मौका ना दे कि वो आपका उपहास बना सके। अपनी तैयारी हम पूरी रखें। हमारा व्यक्तित्व ही हमें सफलता दिलाता है और इसमें हमारा पहनावा भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए अवसर जैसा भी है उसी के मुताबिक हमारी पोशाक होना व्यक्तित्व के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हम भी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को निखार कर ही सफलता की दुनिया में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और अब हम भी आगे बढ़ते हैं बिल्कुल गीत की तरफ। सुन
पवन पुरवैया जो है, अब थोड़ी ठंडी ठंडी पवन पुरवैया चलने लगी है, तो आप इस ठंड का आप आनंद लीजिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी सावधानी भी बरतें, क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम है, ये आपके स्वास्थ्य पर कई बार बुरा असर भी जी। डाल सकता है। तो सावधानी बरतें, आप स्वस्थ रहें, आनंद पूर्वक रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। अब इजाजत दीजिए आप सभी को, मंजू द्विवेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली